स्वागत है आपका न्यूज़ कट्टा में। मैं सम्यक तांबे और आज हमारे साथ कोई एक ऐसा शख्स है जिन्होंने अमीर खुसरो के ऊपर एक म्यूज़ियम से भी ज़्यादा कलेक्शन ले रखा है। अगर आप उनके घर पे विज़िट करोगे, उनके पास विज़िट करोगे तो जितने बुक्स आपको म्यूज़ियम में नहीं मिलेंगे उतने बुक्स अमीर खुसरो के ऊपर आपको उनके पास मिल जाएंगे। वो एक कार्टूनिस्ट है, एक लिरिक्स राइटर है, लिरिक्स लिखते हैं बॉलीवुड के लिए और बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। उनका नाम है प्रदीप शर्मा खुसरो। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ कट्टा पे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे विनंती करूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है जो आपको जानती नहीं है फ़िलहाल, आप उनको आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा खुसरो बोल रहा हूँ। और मेरी जो लाइफ़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल आदमी की लाइफ नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जब ग्रेजुएट करके निकलता है और उसके साथ जो नॉर्मल होना चाहिए वो आज तक मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। माई लाइफ इज़ टोटली एब नॉर्मल। और ये बात मुझे तभी पता लग गई थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि स्कूल टाइम में आई वॉज अ मिसफिट स्टूडेंट इन द स्कूल एंड ऑल इन सेम इन द कॉलेज। मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम था, क्योंकि मैं अपने थॉट्स में खोया रहता था। मतलब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो मैं अपनी पोइट्री लिख रहा हूँ दीवारों पे, अपनी कॉपीज़ में। एग्जामिनेशन में जाके मैं पोइट्री लिख देता था, कार्टून्स बनाता था। तो मुझे घर में बहुत डांट पड़ती थी। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता एंड यू कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ। लेकिन मुझे नहीं पता मेरा माइंड कैसा था, और मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था लाइफ में कि आखिर मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे करना क्या है। तो मुझे बचपन से कार्टून्स का शौक़ था और राइटिंग का शौक़ था। मैं कविताएँ लिखा करता था। तो 12वीं के बाद मैंने BFA किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये सोच के कि मुझे कार्टूनिस्ट बनना है। लेकिन 5.5 साल उस कॉलेज में मुझे एक भी कार्टूनिस्ट नहीं मिला, ना प्रोफेसर ना स्टूडेंट। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये तो कुछ बड़ा अजीब सा ही प्रोफेशन है, इसमें तो लोग ही नहीं है। और ये फैक्ट है कि आपको अरबों की पॉपुलेशन में इंडिया में सिर्फ काउंटेड कार्टूनिस्ट मिलेंगे। पेंटर्स बहुत हैं, स्कल्पचर्स भी बहुत हैं, फोटोग्राफर्स भी बहुत हैं, लेकिन कार्टूनिस्ट आर रेयर। और आज इंडिया में कार्टूनिस्टों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। कोई इनकम का कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में पैसा नहीं मिलता, आप अपनी अर्निंग नहीं कर सकते। तो आफ्टर 4 ईयर्स आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मुझे बचपन से म्यूज़िक का शौक़ था और राइटिंग का। तो मैंने इग्नू से जर्नलिज्म किया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, एंड आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट। सहारा टीवी में मैंने इंटर्न किया और जी टीवी में मैंने कुछ साल काम किया। लेकिन वहाँ पे मुझे पॉलिटिकल बीट दिया गया एंड आई वाज टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। तो मैंने अपने एडिटर को बोला, तो उन्होंने बोला कि भाई बॉयज़ के लिए तो पॉलिटिकल है, क्राइम है, सोशल है, और अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चाहिए तो इट्स ओनली फॉर गर्ल्स। तो मैंने वहाँ से भी क्विट कर दिया। उसके बाद फिर अचानक मेरा अमीर खुसरो के साथ एक बड़ा इंटरेक्शन हुआ और मैं दरगाह निज़ामुद्दीन जाता था। तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैंने जब ये पढ़ा कि अमीर खुसरो 13वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े पर्शियन, अरेबिक और फर्स्ट पोएट ऑफ द खड़ी बोली हिंदी हैं, और उनकी कव्वालियाँ नुसरत फ़तेह अली खान साहब से लेकर बॉलीवुड में गाई गई हैं। 70 से 80 फिल्म में, पाकिस्तानी और हिंदी फिल्म्स में, बंगाली फिल्म्स में आपको अमीर खुसरो का कलाम मिलेगा। मुझे बाद में ये भी पता लगा कि अमीर खुसरो के साथ मेरा पिछले जन्म के साथ कुछ कनेक्शन भी है, क्योंकि मुझे ड्रीम्स में इनके जो गुरु थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने मुझे ड्रीम्स में आके ये बताया कि तुमने इस जन्म में अमीर खुसरो पर सबसे बड़ा काम करना है एंड यू आर बॉर्न फॉर दिस। बट सबसे बड़ी ताज्जुब मुझे ये थी कि आई वॉज नॉट अ मुस्लिम, ना मुझे उर्दू आती, ना पर्शियन आती, ना अरेबिक आती। हाउ वुड आई डू दिस? सो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज। लेकिन वो मुझे ड्रीम में आके बताते थे कि तुमने कैसे करना है। और फिर 2013 में मेरे साथ मिरेकल हुआ कि प्रिंस आगा खान, जो कि जिनेवा के सबसे बड़े प्रिंस हैं, ही कॉल्ड मी इन दिल्ली, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग एक अमीर खुसरो पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो उसके अंदर हमें एक अमीर खुसरो एक्सपर्ट चाहिए। उन्होंने मेरा एक एग्ज़ाम लिया जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने सारे सवालों के जवाब दिए। उस समय मेरे पास अमीर खुसरो पे 1600 मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, ऑडियो टेप्स, ग्रामोफोन LPs, पेंटिंग्स, स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स, इन्विटेशन कार्ड्स, ये सब अमीर खुसरो पे थे मेरे। प्रिंस ने मुझे 4 साल के लिए हिंदुस्तान के सफ़र में भेजा, जो कि ट्रैवल रिसर्च ग्रांट मुझे दिया गया। ये ग्रांट आज तक इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह का कोई स्कॉलरशिप किसी को नहीं दिया जाता, जिसे स्विट्ज़रलैंड में दिया जाता है। तो प्रिंस ने मुझे ये दिया और मैं अमीर खुसरो की तलाश में सबसे पहले दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, फिर आपका पूरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये 4 साल मुझे होश ही नहीं रहा और मैंने 4 साल अपने घर की शक्ल नहीं देखी, और मैं ट्रैवल करते करते वापस पहुंचा। तब तक कोरोना पीरियड आ गया और उसके बाद कोरोना पीरियड में ये प्रोजेक्ट रुक गया।
और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट भी चेंज हो गई। पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज़ अलग थी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि इसमें नेक्स्ट में मुझे पाकिस्तान जाना था, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, तो वो सब नहीं हो पाया। लेकिन इस पूरे पीरियड के अंदर मैंने अमीर खुसरो का सबसे बड़ा कलेक्शन कर लिया। मुझे जो सैलरी मिलती थी वो 80% सैलरी मैं अमीर खुसरो की बुक्स, रिकॉर्ड्स, कैसेट्स ये सब परचेज़ करने में खर्च कर देता था। और फिर मैंने उनको पढ़ा भी। जब मैंने 2000 बुक्स खुसरो पे पढ़ लिए तो उसके बाद मुझे इतना नॉलेज हो गया अमीर खुसरो के बाद, देन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर लेक्चर्स। और अभी मुश्किल से 1 साल पहले ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में एक ऐसा लेक्चर दिया है जिसपे उनके पूरे वर्ल्ड में कोई स्कॉलर नहीं मिला। उसका टाइटल था कि आज तक अमीर खुसरो पे वर्ल्ड में क्या क्या काम हुआ है, तो ये कोई एक आदमी बता नहीं सका। तो मुझे इसके लिए बुलाया गया। मैंने 15 दिन में लेक्चर तैयार किया एंड आई डिलीवर द लेक्चर, और इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला एंड नाउ इज़ बीइंग पब्लिश बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इस जर्नल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब ये काम कर रहा था तो मैंने देखा मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं ऑटोमेटिकली। नंबर 1 चेंज ये आया कि मैं जब बचपन में कार्टून्स बनाता था ना तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। और उसके बाद जब मैं अमीर खुसरो पे काम करने लगा तो मैंने देखा कि अचानक मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है और मैं बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर कार्टून्स बनाने लगा हूँ। तो मुझे ये बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो ये कहीं सीखा नहीं, ये अचानक कैसे हो गया, ये मैंने खुद फील किया। और उसके बाद फिर मेरी जो एक पेशेंस है पढ़ने की और उसके बाद लिखने की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप हैरान हो जाओगे कि मैंने बिना कुछ खाए पिए 24 से 40 आवर्स नॉन स्टॉप लिखा है। मैं इतना लिखता हूँ, मैंने इतना लिखा है कि मेरे उंगलियों में गड्ढे पड़ जाते थे। उसके लिए स्पेशल मैं आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं लिखता ही चला गया और वो कहीं से ऊपर से एक मुझे सिग्नल मिलता है कि एक्चुअली व्हाट यू हैव टू राइट। और आज की डेट में मैंने अमीर खुसरो पे 11,000 पेजेस लिखे हैं अपने हाथ से। मैं कंप्यूटर पे टाइप नहीं करता और मेरी राइटिंग भी आपको ऐसी लगेगी मोतियों की तरह। उसको आप टाइपिंग की ज़रूरत नहीं, आप एज इट इज़ पब्लिश कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने अमीर खुसरो के बारे में वो काम किया है जो पिछले 600 ईयर्स में अमीर खुसरो पे पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जापान यूनिवर्सिटी, जर्मनी यूनिवर्सिटी से मेरे पास कॉल्स आते हैं जब वो लोग अमीर खुसरो पे काम करते हैं। अभी मेरे पास 10 दिन पहले ये भी फ़ोन आया फ्रॉम द वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक लड़की अमीर खुसरो पे काम कर रही है। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन एंड वो मुझे अपना गाइड बना रही है। और आपको हैरानी होगी कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने जर्नलिज्म में किया है। मैं पूरा पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। मैंने PhD करने वाला था खुसरो पर, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दी क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम नहीं है। आपका गाइड जो आपको थोपेगा टॉपिक, आपको वही ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ये इंडिया के अलावा किसी कंट्री में नहीं होता। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में होता है, लेकिन बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में आपको जो टॉपिक पसंद है आप उसी पे थीसिस करेंगे। तो मेरे गाइड ने मुझे, क्योंकि उसको अमीर खुसरो के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, डिसग्रेड किया, तो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैं अमीर खुसरो पे करना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रोफेसर नहीं बनना था। PhD करने से कोई फ़ायदा नहीं था मुझे, क्योंकि मैं या तो प्रोफेसर में जॉब में जाता। मेरा पैशन था अमीर खुसरो। और बाद में मुझे ये भी पता लग गया था कि अमीर खुसरो पे मेरा कई जन्मों से उनका साथ है, क्योंकि आई एम ब्रॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली और अमीर खुसरो वाज अ मुस्लिम। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया साहब मुझे ड्रीम में आते थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये सब है क्या, कि आप किसी मुस्लिम को भी चुन सकते थे पर मुझे क्यों चुना? मुझे तो उर्दू, फ़ारसी, कुरान कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मरने के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ ना कोई हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, वहाँ स्प्रिट्स होंगे और एक यूनिवर्सल पावर होगी इन अ फॉर्म ऑफ अ लाइट, और वही सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पृथ्वी पे हिंदू मुस्लिम ये सब देखते हैं ना, ये सब हमने एक सोच बना ली है, लेकिन ऊपर जाने के बाद कोई ऐसा नहीं है। तो ये मेरी लाइफ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उनसे एक आखिरी सवाल ये किया कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं बॉलीवुड फिल्मों में गाने लिखूँ। मुझे राइटिंग का बहुत शौक़ था और मैं जब ये किशोर कुमार, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी के गाने सुनता था तो मेरे अंदर की जो कविताएँ थी वो बाहर निकलती थी और मैं उस टाइम भी बहुत सारे गीत लिखता था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझसे ड्रीम में कहा कि डोंट वरी, 2018 के बाद यू विल एंटर इन बॉलीवुड एंड यू विल गो टू मुंबई, और तुम सारी रेस्ट ऑफ लाइफ यू विल स्टे इन मुंबई एंड वर्क फॉर बॉलीवुड, और यू विल गिव अ यू टर्न इन बॉलीवुड इन द सेंस कि आप बॉलीवुड के अंदर जो अभी म्यूज़िक डिक्लाइन हो गया है, जो लिरिक्स की क्वालिटी डाउन हो गई है, उसको आप एकदम यू टर्न करके यू विल टेक बैक टू द 1960s एंड 70s व्हेन शंकर जयकिशन, नौशाद और बड़े बड़े म्यूजिशियंस जो मेलोडीज़ बना रहे थे, जिसको सुनते ही हमें नशा हो जाता है आज भी, वही मेलोडीज़ मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सक्सेस होऊंगा, लेकिन अभी मुझे इतना सक्सेस मिल गया है कि मेरी 6 बॉलीवुड फिल्में आने वाली हैं अप्रैल तक। मैं आपको नाम बता देता हूँ। हरिओम मेरी पहली फिल्म है जिसमें आशा भोसले जी ने और अमित कुमार जी ने मेरे गाने गाए हैं। उसके बाद मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है यात्रीस, और उसके बाद नेक्स्ट फिल्म आ रही है मेरी एक जूफाश,
और उसके बाद एक आ रही है लव बाई चांस। कई सारी फिल्में हैं और इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर हरीश व्यास। और हरीश व्यास के साथ भी मेरा एक बड़ा अजीब सा कनेक्शन है, क्योंकि जो अमीर खुसरो और ये जो निज़ामुद्दीन औलिया का जो लिंक है और ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है, ये मुझे हरीश व्यास की वजह से ही हुआ। वो भी दिल्ली में रहते थे और आज वो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं और उनकी कई फिल्में आ रही हैं। लेकिन इन फिल्मों की खासियत ये है कि ये नॉर्मल बॉलीवुड सिनेमा से टोटली डिफरेंट है। जब आप ये फिल्में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारी अपनी कहानी है। जैसे एक ज़माने में ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, श्याम बेनेगल, तपन सिन्हा, ऋतिक घटिक और आर के नारायण, ये सब लोग बॉलीवुड में जो फिल्में बना रहे थे, तो वो दौर हम लोग वापस लेके आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो यंग जनरेशन है, व्हेन दे विल लिसन टू दिस मेलोडी जो कि 60s की और 70s में थी, वो जब हम दोबारा उसको बॉलीवुड में जब हम वेस्टर्न फ्यूज़न के साथ लेके आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि लोग उसे पसंद करेंगे। कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हैं? सवाल तो एक है सर, आप आपके नाम के आगे खुसरो लगाते हो, सो क्या उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप किसी, देखिए एक आता है, एक स्कॉलर होता है, वो काम करता है किस लिए, कि उसको एजुकेशन लेना है, पैसा कमाना है। लेकिन एक प्यार आपको होता है, इश्क होता है, एक इश्क जिसमें आपको ना कोई पैसे मायने रखते हैं और आप एक डिवोटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ लैला एंड मजनू। ये बहुत बड़ी लव स्टोरी है लैला मजनू की, जो एक दूसरे के लिए मर गए थे। तो मुझे एक तरह से अमीर खुसरो से इश्क हुआ, और जब इश्क होता है तो फिर आदमी जो है ना उसमें डूब जाता है। उसके बाद वो फिर जब काम करता है तो वो जो रिसर्च होती है वो उस रिसर्च से टोटली डिफरेंट होती है जो एक यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर या प्रोफेसर बैठ के कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेशन है। मेरे पास लिमिटेशन एक तो ये नहीं है, मेरे पास कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। और आपको हैरान हो जाओगे कि मैं अभी मुंबई में, यहाँ पे मुझे 8-10 साल हो गया। मैं बीच बीच में अपने होम टाउन दिल्ली भी जाता रहता हूँ, और मैं जब भी मुंबई आता हूँ तो मुझे अमीर खुसरो का कुछ ना कुछ नई चीज़ यहाँ मिल जाती है। अभी मुझे बॉम्बे में जो अमीर खुसरो की एकदम ज़बरदस्त चीज़ पता लगी है, वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ और मीडिया के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 13वीं सेंचुरी में अमीर खुसरो ने एक डिक्शनरी लिखी थी, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई ऐसी डिक्शनरी पढ़ी है, डिक्शनरी समझते हैं ना, शब्दकोश, जो पोइट्री में लिखा गया हो। बड़ी हैरानी की बात है कि अमीर खुसरो ने 13वीं सेंचुरी में पोइट्री में ये डिक्शनरी लिखी। इसका नाम था खालिक बारी। खालिक का मतलब होता है खुदा यानी गॉड, बारी का मतलब होता है बुक यानी द बुक ऑफ द गॉड। ये उन्होंने उस ज़माने में स्कूल के जो बच्चे थे उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए लिखी थी, हिंदी और पर्शियन और अरेबिक और टर्किश। तो ये एक ज़माने में 13, 14, 15, 16, 17 और ब्रिटिश पीरियड तक मदरसों में और स्कूलों में पढ़ाई जाती थी बच्चों को। अब बच्चों को के बारे में आपको पता है कि अगर उनको पोइट्री आप दो तो वो जल्दी याद कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोज। तो अमीर खुसरो ने इसको लिखा। तो मुझे ये पता लगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अमीर खुसरो की खालिक बारी का जो सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वो बॉम्बे में ही रखा हुआ है। और वो कहाँ रखा हुआ है? बॉम्बे में उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि आपकी इधर वीटी स्टेशन है, उसके बाजू में टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, उसी के बाजू में वो उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसकी बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हालत बहुत ख़राब है। जब मैं गया तो वहाँ रेनोवेशन चल रहा था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो बुक मुझे अभी मिली नहीं है। मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे लाइब्रेरी वालों ने बोला है कि सर कुछ टाइम दीजिए और हम आपको वो बुक निकाल के देंगे। उसका ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि उस ज़माने में जो किताबें लिखी जाती थी 13वीं सेंचुरी में, तो वो आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, वो हाथ से लिखते थे कैलीग्राफर्स। तो उसमें क्या होता था, वो नकल की जाती थी ताकि वो बुक ख़त्म ना हो जाए। जैसे मान लीजिए 13वीं सेंचुरी के बाद 14, 15, 16, 17 आई, वो 13वीं सेंचुरी वाली बुक के पन्ने पीले पड़ के ख़राब होने लगे, तो नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर जो कैलीग्राफर्स होते थे वो उसको कॉपी करते थे। तो ये जो कॉपी जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, ये अमीर खुसरो की डेथ के कोई 70-80 ईयर्स के बाद का मिला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अमीर खुसरो हिंदी के और पर्शियन के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 लैंग्वेजेस में मिला के पोइट्री लिखी। कभी आपने सुना है कि एक ऐसी पोइट्री हो जिसकी पहली लाइन इंग्लिश, फिर सेकंड लाइन जर्मन, फिर फ्रेंच? कभी नहीं सुना होगा। नहीं, कभी नहीं। लेकिन अमीर खुसरो ने ये एक्सपेरिमेंट किया 13वीं सेंचुरी में, और उन्होंने एक ऐसी पर्शियन में गज़ल लिखी जिसकी नेक्स्ट लाइन हिंदी में थी। वो एग्जाम्पल सुनाता हूँ मैं आपको। ज़ेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा दराज चू जुल्फ रोज़ वसलत चू उम्र कोताहा, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, चू शम्मा सोज़ा चू ज़र्रा हैरां की दाद मारा फ़रेब खुसरो। यानी कि मुझ गरीब मिस्कीन की हालत से बेखबर ना बनो, आंखें चुराते हो, बातें बनाते हो, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आते।
हमारे मिलन के दिन बहुत लंबे हो गए हैं और जुदाई बढ़ती जा रही है। अगर तुम अब ना मिलने आए और तुमने आने में देर कर दी तो फिर हमारा ये मिलना आखिर किस काम का है। तो अमीर खुसरो ये कहते हैं, जो कि उन्होंने अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को ये गज़ल डेडिकेट की थी, कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें पर्शियन, अरेबिक और खड़ी बोली हिंदी को एक साथ मिलाकर मैं गज़लें लिख रहा हूँ। और इसी में उन्होंने रुबाइयात पेशावरान नाम का हिंदी साहित्य में एक नई विधा बनाई, एक नया काव्य रचना किया जिसका नाम है रुबाइयात पेशावरान। यानी हम देखते हैं कि हमारे समाज में छोटे छोटे तबके के लोग हैं, झाड़ू लगाने वाले, सफाई कर्मचारी, धोबी, मोची, नाई, पनिहारिन, ग्वालन। अमीर खुसरो ने इन पे शायरी की और इसको पर्शियन हिंदी में पॉपुलर किया। और ये आज तक निज़ामुद्दीन औलिया और अलग अलग दरगाहों से लेकर दुनिया भर के जितने कल्चरल फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ हम देखते हैं कि ये अमीर खुसरो की पोइट्री और गाई जाती है। तो अभी मेरा बॉम्बे का जो मकसद ये है कि मैं अभी बॉम्बे में जो बॉलीवुड फ़िल्में बन रही हैं उसमें मेरी अभी जो 6 फिल्में आ रही हैं उसके अंदर मैं ये अमीर खुसरो का म्यूज़िक और लिटरेचर उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी आशा जी ने जो मेरा गाना गाया है, बॉलीवुड में जो गाने होते हैं वो 2 लाइन का मुखड़ा 4 लाइन का अंतरा होता है, लेकिन मैंने लिखा 12 लाइन का मुखड़ा। ये 12 लाइन का मुखड़ा अमीर खुसरो 13वीं सेंचुरी में लिखते थे। तो आपको हैरत होगी कि जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज होने गया तो उन्होंने मेरे गाने को कंपोज करने से मना कर दिया और डायरेक्टर को बोला कि सर इसको तो गाना लिखना ही नहीं आता, ये क्या गाना बनाया है, ये तो गाना कंपोज ही नहीं हो सकता। तो डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया, वो बोले कि ये कैसा गाना लिख रहे हो आप, नॉर्मल गाना लिखो। तो मैंने बोला कि सर अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ कालजयी रचना करूँ तो गिव मी फ्रीडम, और म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मेरी सिटिंग कराओ, मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा। मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर को कहा कि आप थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक में जाइए, वेस्टर्न सिम्फनी में एक शफल बीट होती है उसको निकाल के लाइए, उसके अंदर आप हिंदुस्तानी संगीत के 3 रागों का मिश्रण करेंगे और उसके बाद हम इस गाने को कंपोज़ करेंगे। फिर ये गाना 1 महीने में बना। 1 महीने के बाद धुन तैयार हुई और अभी कुछ टाइम पहले आशा जी ने इस गाने को गाया और आप यकीन नहीं करेंगे कि आशा जी ने इस गाने को सुनने के बाद ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ कि अभी मैंने 14 साल से बॉलीवुड में मैं गा नहीं रही हूँ, सिर्फ मराठी फिल्मों में गाती हूँ, लेकिन अभी म्यूज़िक भी डाउन हो गया। लेकिन आप लोगों ने ये ऐसा म्यूज़िक बना दिया है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे आर.डी. बर्मन और पुराने जो ओ.पी. नैयर थे उनका ज़माना याद आ गया है। एंड आई होप कि जब ये गाना फिल्म में रिलीज़ होगा तो पूरे वर्ल्ड के लोग जब इस गाने को सुनेंगे तो उनको वो मेलोडी और वो पूरा लिटरेचर हमारे देश का फिर से नज़र आएगा कि हमारा देश कितना रिच है और हम इसको खो रहे थे, और ये सब चीज़ें वापस आनी चाहिए हमारे बॉलीवुड में। और नॉट ओनली इन बॉलीवुड, इवन इन द सर्कल ऑफ बुक्स। अभी आप देखिए कि लोगों की बुक्स की हैबिट भी कितनी कम हो गई है, क्योंकि सारा टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बाद बुक्स की रीडिंग भी कम हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बुक्स पब्लिश कर रहा हूँ और जो बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ वो यंग जनरेशन को अपील करेगा, और हो सकता है कि मेरे जैसे कोई लोग यंग जनरेशन के उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले और वो आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन दी हमें। इससे पहले तो मुझे भी जो आपने बताया खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी एक बार ना किसी अच्छे म्यूज़ियम में जाइए और देखिए कि 1000 ईयर्स पहले किताबें कैसी लिखी जाती थी। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बड़ी अलग तरह से किताबें लिखते थे। मैंने जब 800 ईयर्स ओल्ड पहले अमीर खुसरो की किताबें देखी म्यूज़ियम्स में, आपके विक्टोरिया मेमोरियल कैलकाटा में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा, मुंबई एंड दिल्ली, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस ज़माने में जो किताबें लिखी जाती थी वो किसी एक टॉपिक पे नहीं होती थी। अब जैसे अमीर खुसरो ने जो बुक्स लिखी हैं उसके अंदर लिटरेचर, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पॉलीग्लॉट, पामिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, फ़िलासफ़ी, साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में लिखा है। तो वो लोग जीनियस होते थे। ज़रूर ज़रूर सर, हम लोग वो सब ज़रूर चेक करेंगे। और फिर से थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको एक मीटिंग दिया एंड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। सो वी होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो भी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि पूरे वीडियो में से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।